इसराइल की वॉर न ही सिर्फ इसराइल के लिए डिजास्टर है बल्कि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये जंग रविवार को शुरू हुई थी जब हमास ने गाजा पट्टी से लगातार 5000 मिसाइल्स फायर कर दी इसराइल के शहरों के ऊपर। अब वैसे तो इसराइल के पास उनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल को मिड एयर इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन लगातार जब 5000 मिसाइल्स फायर होंगी तो हर एक मिसाइल को आयरन डोम सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। और तब से लेके अब तक की जो डैमेज रिपोर्ट की बात करें तो 600 से ज्यादा इसराइली नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है, कई बिल्डिंगे मोहल्ले तहस महस हो चुके हैं। और इसी की रिटेलिएशन में इसराइल ने भी गाजा पट्टी पर मिसाइल छोड़ी है और वहां पर भी बताया जा रहा है कि 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसराइल की ज्योग्राफी को भी समझ लेते हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये इसराइल का मैप है, इसके अंदर ये जो तुम्हें छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं और इसराइल के ऊपर यहीं से अटैक हुआ है। इस एरिया को 2007 में हमास ने कैप्चर कर लिया था। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है इसराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना। इसीलिए गाजा पट्टी से अक्सर कई सारे मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़े जाते हैं, लेकिन इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की वजह से इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन इस बार जब एक साथ 5000 मिसाइल्स दागी गई तो हर एक को इंटरसेप्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ और ये करीब करीब 10 साल में सबसे बड़ा अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर। अभी तुम्हें दो एरिया दिख रहे हैं, वेस्ट बैंक का एरिया और गाजा पट्टी का एरिया। यहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। अगर पैलेस्टीनियन लोगों की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम पीपल रहते हैं और जो इसराइल है यहाँ पर मेजोरिटी यहूदी लोगों की है। इस वक्त इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है और इनकी जो ओपोजिशन है उनका भी स्टेटमेंट आया है कि वो पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं। अब इस जंग को और गहराई से समझने के लिए और भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है वो जानने के लिए इसके इतिहास में जाना जरूरी है। अब करंटली ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ आगे देखते हैं, लेकिन पहले इसका इतिहास देख लेते हैं। बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 1917 की बात थी। वर्ल्ड वॉर 1 का समय चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने डिक्लेयर करा था कि वो यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं जेरूसलम के आसपास। अभी जेरूसलम है ये यहूदियों के लिए और मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा सीक्रेट जगह मानी जाती है। ये दोनों ही मजहब के लोग ऐसा मानते हैं कि जो जगह है जेरूसलम ये इनकी एंसेस्ट्रल लैंड है। तो बेसिकली जो विवाद की शुरुआत हुई थी ये लैंड की वजह से हुई थी। अब 1917 के बाद 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है, ब्रिटिश एम्पायर जीत जाता है, ऑटोमन एम्पायर की हार होती है, तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जेरूसलम वाला एरिया आ जाता है और फिर ब्रिटिश सरकार शुरू करती है यहूदियों के लिए एक उनका खुद का देश बनाना। लाखों यहूदियों को माइग्रेट करा जाता है जेरूसलम वाले एरिया में, क्योंकि पहले जो एरिया था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, इसलिए यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की थी। और फिर मुस्लिम को डर लगने लगा क्योंकि इतने ज्यादा भारी तौर पे माइग्रेशन हो रही थी, तो इसीलिए मुस्लिम्स को लगने लगा कि उनकी जो राइट्स हैं वो खतरे में आ सकते हैं। तो इसीलिए दोनों समुदाय के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो तब से ही चले आ रहे हैं। अब 1948 की बात है, ये जो झगड़े हैं ये काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तब तक जो मिलिट्री है वो इस एरिया के अंदर डिप्लॉय करी हुई थी ब्रिटिश ने, और 1948 में ब्रिटिश उस मिलिट्री को वापस बुला लेता है बिकॉज उन्हें लगता है कि अब वो इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस प्रॉब्लम को हैंड ओवर कर देते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ। उस टाइम यूएन की जो स्थापना है वो नई हुई थी, तो उन्हें ये प्रॉब्लम हैंड ओवर कर दी जाती है और यूएन ये सोल्यूशन निकालता है कि दोनों ही समुदाय के बीच में पार्टीशन हो जाना चाहिए। ये जो तुम व्हाइट वाला एरिया देख रहे हो ये मिलना चाहिए यहूदियों को और ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये मिलेगा पैलेस्टीनियन लोगों को। उससे पहले जो पूरा ही एरिया है वो पैलेस्टीनियन लोगों के अंडर आया करता था। तो जो यहूदी थे वो इस पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं बट मुस्लिम्स नहीं करते, इसीलिए इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी जो कंट्रीज हैं ये पैलेस्टीन लोगों के पक्ष में आई और इन्होंने इजराइल पर युद्ध छेड़ दिया। लेकिन जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इजराइल जीत चुका था इस युद्ध को। तो इस युद्ध के बाद इजराइल ने मोस्ट ऑफ द जो पैलेस्टीनियन लैंड है उसको अपने अंडर ले लिया था और वेस्ट बैंक के अंदर भी बहुत छोटी बहुत सारी जगह बची हैं जहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। बाकी जो मेजोरिटी एरिया है वो इजराइल के अंडर में है। तो अब हमें इसका इतिहास तो समझ में आ गया। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली लैंड की वजह से शुरू हुआ और ब्रिटिश ने शुरू करा। आई मीन नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, बट उसके बाद से ही इस एरिया के अंदर कभी गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर अटैक होते हैं, कभी इजराइल गाजा पट्टी पर अटैक करता है, ये सब इन लोगों का चलता रहता है। लेकिन अब हाल ही में गाजा पट्टी ने इतना बड़ा अटैक करा है कि जो किसी ने सोचा नहीं, किसी को लगा नहीं था कि एकदम गाजा पट्टी 5000 मिसाइल्स दाग देगी इजराइल के ऊपर। और इसी की रिटेलिएशन में जो पीएम है उन्होंने ये कहा, द एनिमी विल पे एन अनप्रेसिडेंटेड प्राइस। इजराइल इस तरीके का रिटेलिएशन करेगा जो उनके एनिमीज ने सोचा भी नहीं होगा। और ये जो स्टेटमेंट आई इसके बाद पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट की भी स्टेटमेंट आई, महमूद अब्बास की। उन्होंने तो बेसिकली इस एक्ट को कंडेम नहीं करा, जबकि यूएस ने उनसे कहा कि आपको इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी यूएस, यूरोप, इंडिया, जापान इस तरह की जो मेजर कंट्रीज हैं
हैं ये इसराइल के साथ खड़ी हैं। इन्होंने ऑफिशियल सपोर्ट दिखाया है इसराइल की तरफ। बाकी पाकिस्तान और जो चाइना है वो थोड़े न्यूट्रल स्टैंड में है, लेकिन हमास की तरफ उनका जो स्टैंड है वो थोड़ा झुका हुआ है। रशिया भी हमास की तरफ थोड़ा टिल्टेड है और उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब इन दोनों के बीच अगर युद्ध होगा तो रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है वहां से लोगों का ध्यान थोड़ा सा हट जाएगा। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि हमास ने ये अटैक किया क्यों। इसी पर्टिकुलर टाइम पर जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो क्या कर रहे थे, वो जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर है उसे कम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके पास ज्यादा पावर आ सके। अब ये देखते हुए ओपोजिशन ने काफी ज्यादा विरोध करा इस बात का और यहाँ तक कि जो मिलिट्री के सोल्जर्स हैं उन्होंने भी अपनी ड्यूटी पे आना छोड़ दिया इस चीज का विद्रोह करते हुए। और इसी मौके का फायदा उठाया हमास ने। जब सोल्जर्स ड्यूटी पे जाना बंद कर देंगे तो किसी भी कंट्री को एक ओपनिंग मिल जाएगी अटैक करने के लिए। दूसरा रीजन अल-अक्सा मस्जिद का इंसिडेंट। अब बेसिकली जो दोनों ही पार्टीज हैं फिलिस्तीन और इसराइल, इन दोनों का अलग अलग टेक है अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर। पहले फिलिस्तीन वाला टेक देख लेते हैं। ये लोग कहते हैं जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो कई बार वेस्ट बैंक में आते हैं, वहाँ के सिविलियंस पे हमला वगैरह करते हैं। यहाँ तक कि जो अल-अक्सा मस्जिद है इसके अंदर जाकर भी सिविलियंस पे अटैक किए जाते हैं, टीयर गैस वगैरह फेंकी जाती है मस्जिद के अंदर। तो ये कहना है फिलिस्तीन का। बाकी इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि ये जो वेस्ट बैंक के अंदर मिलिटेंट्स हैं ये उन्हें हटाने जाते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो इन पे पथराव करते हैं, जो मिलिटेंट्स हैं वो इन पे अटैक करते हैं और भाग के मस्जिद के अंदर जाके छुप जाते हैं। ये चीज काफी टाइम तक चलती रही और फिर तंग आके मिलिट्री ने एक बार ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा और इन मिलिटेंट्स को मस्जिद से निकालना पड़ेगा। और वहीं पर ये लोग मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं और मिलिटेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरा रीजन है सऊदी अरब के रिलेशंस इसराइल के साथ। इसराइल एक यहूदी कंट्री है और ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज है उसके रिलेशंस इसराइल के साथ अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ अल-अक्सा मस्जिद, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सीक्रेट मस्जिद माना जाता है। पहले दो मस्जिद सऊदी अरब में है और उसके बाद जो तीसरा मस्जिद है वो अल-अक्सा मस्जिद है। लेकिन हाल ही में देखा गया जो सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं वो इसराइल के साथ धीरे धीरे दिन पर दिन काफी अच्छे होते जा रहे थे, सुधरते हुए जा रहे थे। इसीलिए जो हमास है उसे ऐसा लगा कि जो दो सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद हैं वो सऊदी अरब में है और अगर सऊदी अरब के रिलेशन इसराइल के साथ अच्छे हुए तो जो बाकी की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी अपने रिलेशंस इसराइल के साथ अच्छे करने शुरू कर देंगी। और अगर ऐसा होता है जो हमास है उसकी जो पावर है और जो फाइनेंसेस है वो कट डाउन हो जाएंगे और वो अपने ऑपरेशंस को नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों के रिलेशंस को भी बिगाड़ने के लिए हमास ने अटैक करा है, क्योंकि पहले के टाइम में सऊदी अरेबिया ने इसराइल के ऊपर अटैक करा था फिलिस्तीन को बैक करते हुए। और अब अगर सऊदी अरेबिया और इसराइल के जो रिलेशंस है वो सुधरने की तरफ जाएंगे तो ये जो फिलिस्तीन को सपोर्ट देते थे ये इन्हें कम करना पड़ेगा। अब जब जंग छिड़ चुकी है तो सऊदी अरेबिया को अब चूज करना पड़ेगा कि वो फिलिस्तीन की साइड होगा या फिर इसराइल की साइड होगा, जिसके साथ वो अभी रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा था। तो जो जंग शुरू हुई है वो किसी एक कारण की वजह से नहीं हुई है, बहुत सारे कारणों को मिला के हुई है। और यहीं पर हमें मोसाद के सबसे बड़े फेलियर के बारे में पता चलता है। इसे वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज का दर्जा मिला हुआ है। पूरी दुनिया में जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर मोसाद को पता होती है, लेकिन यहाँ पर अपने ही घर के आसपास जो चीजें हो रही थी वो मोसाद को पता नहीं चली। बेसिकली इसराइल के पास दो स्पाई एजेंसीज हैं। एक मोसाद है जो ओवरऑल वर्ल्ड नजर रखती है कि कहां से खतरा इसराइल की तरफ आ रहा है। दूसरा सिनबेट, ये रिस्पॉन्सिबल है इसराइल की डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए। इसराइल के अंदर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो रही जो इसकी नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सके। इसराइल के आसपास वाले देश, खासकर जो गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन है, ये तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन सरप्राइजिंगली दोनों ही स्पाई एजेंसीज अपना काम करने में फेल हो चुकी हैं। बिकॉज गाजा पट्टी ने जब 5000 लगातार मिसाइल्स छोड़ी तो मिसाइल्स कहीं ना कहीं से ऑक्यूपाई तो करी होंगी उन्होंने इतने बड़े नंबर में, लेकिन वो चीज मोसाद को पता नहीं चली। और अगर उन्होंने घर में ही ये सब चीजें बनाई है तो भी मोसाद को उस चीज के बारे में पता नहीं चला, जो कि मोसाद का एक बहुत बड़ा फेलियर है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मोसाद का इतिहास है उसमें सबसे बड़ा फेलियर यही है। बट यहाँ पर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है। दूसरा जो नरेटिव है वो ये कहता है कि मोसाद को एक्चुअल में ये पता था कि गाजा पट्टी से इस तरीका का हमला होने वाला है, लेकिन मोसाद ने जानबूझ के इस हमले को होने दिया। क्योंकि 5000 मिसाइल अगर तुम किसी देश के ऊपर छोड़ रहे हो तो उस देश को तो अच्छा खासा रीजन मिल जाएगा तुम्हें इन्वेड करने का। तो इसीलिए एक नरेटिव ये भी है कि मोसाद को पता था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा, क्योंकि ये उन्हें एक रीजन देता है गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन को इन्वेड करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि वो इस पूरे एरिया का मैप हमेशा के लिए ही चेंज कर दे। हो सकता है वो गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को हमेशा के लिए कैप्चर कर ले। वो ये करेंगे या नहीं, या फिर कर पाएंगे भी या नहीं, ये तो समय बताएगा। बट गाजा पट्टी के साथ लेबनान ने भी इसराइल पे हमला करना शुरू कर दिया। अब लेबनान का उतना ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है इसराइल के साथ, लेकिन लेबनान के अंदर एक ग्रुप है हिजबुल्लाह ग्रुप। ये भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग भी फिलिस्तीन और हमास के सपोर्ट में आए हैं और इन्होंने भी मिसाइल दागना शुरू कर दिया इस एरिया से। इस जंग के अंदर काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है और जहाँ तक इसराइल का स्टैंड है हो सकता है वो इस वॉर को लंबी खींचे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से फैसला कर दिया है कि जो हमास है इसे वो लोग डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। बट अब इस वॉर के अंदर भारत का नुकसान कैसे है? तो रिसेंटली G20 समिट जब भारत के अंदर खत्म
हुआ तो तुमने एक टर्म सुनी होगी, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करता है वाया मिडिल ईस्ट। ये कॉरिडोर पहले तो इंडिया को सऊदी अरेबिया से कनेक्ट करेगा और उसके बाद ये कॉरिडोर इजराइल से होता हुआ यूरोप के अंदर एंटर करेगा। लेकिन इजराइल इस वक्त वॉर में चला गया है। सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है इजराइल के साथ वो किस तरीके से होंगे कोई आइडिया नहीं है। तो इस जो कॉरिडोर का डेवलपमेंट है वो डिले हो चुका है, कब तक हुआ है कोई आइडिया नहीं है। और अगर ये कॉरिडोर एक्चुअल में बन के तैयार हो जाता तो इससे हमें काफी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते थे, बट अब लग नहीं रहा है कि ये इतनी जल्दी होगा। तो अब तक तो जो जो चीजें फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रही हैं वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर कुछ और होता है तो उसके ऊपर भी मैं एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा।